फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपके बार बार कमेंट आ रहे थे और मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। पिछले एक हफ्ते से आपको पता ही है कि वैकेंसी जब से आई है तो मैं बिल्कुल भी ना तो सोशल मीडिया पे हूँ और ना ही किसी का रिप्लाई कर पा रहा हूँ। तो इसी के चलते मैंने सोचा कि आज लाइव आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे आपकी जो डाउट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब यूपीएसआई को लेकर। तो इसलिए मैं आज संडे को लाइव आया हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि मैं आपके सभी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी डाउट है, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, एक बार सेशन को शेयर करिए और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे फिर मैसेज में पूछते हैं, कमेंट करके कहते हैं, तो वो चीज़ें फिर मैं सीधे सीधे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता है। तो जो भी जिसकी डाउट है, जैसे कि अब सर क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको पता ही चल गया कि वैकेंसी आ चुकी है, तो अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्या हमें कोई एप्लीकेशन पे कोर्स लेना चाहिए, या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या फिर हमें यूट्यूब से पढ़ के ही चीज़ें कर लेनी चाहिए। सर जी, हम एनडीए वाले हैं। ओके, चलिए एग्जामपुर पर, ओके बढ़िया। तो आप एनडीए वाले, तो आप एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सभी को हेलो हाय, पहले तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। और वो सारे बच्चे लगातार जुड़े रहना, जिसको भी अपना कोई डाउट है, जिसको भी जो चीज़ें पूछनी है, ठीक है, जल्दी से आइए सभी लोग लाइव आना। डिजिटल सम जबरदस्त रहा गुरुदेव, बहुत बढ़िया। देखिए डिजिटल सम वाली क्लास मैंने ली है, वैसे भी डिजिटल सम बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें कुछ अलग दिया जाए, जिससे आप तक वो चीज़ें पहुंचे कि जब डिजिटल सम फेल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई के बारे में हमें कैसे करना है, सर हमें कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है या यूट्यूब से हमें करना चाहिए। देखिए यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने पिछली 2 साल से यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं कराया, और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं कराऊंगा। आज अभी रात से शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, हाइट 167 है, मैं यूपीएसआई का फॉर्म भर सकता हूँ। देखिए जिसकी हाइट है 168 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी हाइट 167 है उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। जिसकी हाइट क्या है 167 है, उसे दिक्कत है। 168 वाले को कोई दिक्कत नहीं है, 168 वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हम सर हम मर जाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग मर जाएंगे। सभी सेशन को शेयर करिए भाई, और बच्चे चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा शेयर करे, सर जी मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया। तो देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं सर मेरा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी जेल वार्डर का भी रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट, बहुत सारे मैसेज, एडमिट कार्ड अपने और सब कुछ भेज रहे हैं, रिजल्ट की भी भेज रहे हैं, आंसर की भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि सर देखो हमारा नंबर भी आ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएसआई के बारे में अभी हमें क्या करना है, मेन मुद्दा अपना यूपीएसआई का है। तो यूपीएसआई के बारे में ही बात करने के लिए हम लोग लाइव है, और बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे थे सर यूपीएसआई में क्या करें। तो एज के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एज जैसे कि आपको पता है 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक, अगर आप इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप जनरल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए ओबीसी में है तो फिर तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल में आपको उसमें छूट भी मिलती है, 5 साल की। ओबीसी में क्या मिलती है, 5 साल की छूट। अब ये है कि सर आप जैसे कि उड़ान बैच आपका लॉन्च हो रहा है, तो उड़ान बैच को हमें लेना चाहिए, फिर यूट्यूब से आपने इतना कुछ पढ़ाया है, उसके बाद हमें कोई किताब लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि भाई लास्ट 5 ईयर्स की एसएससी की बुक ले लो, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने दिया है, और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फिर सर हम उड़ान बैच क्यों ले, क्या इसकी हमें ज़रूरत है, तो मैं उड़ान बैच के बारे में बता देता हूँ, या सिंघम बैच की बात कर लेता हूँ, जो मैं मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। देखिए दोनों जगह सेम है, अगर मैं बात करूँ उड़ान बैच की, या फिर मैं बात करूँ आपके सिंघम बैच की ऑफलाइन में, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट दोनों का एक तरीके से सेम है। लेकिन यह है कि अगर आप सिंघम बैच ऑफलाइन लेते हैं तो आपकी जो डाउट बनती है, जो भी चीज़ें आपको रहती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, और आपको वहाँ पे सीट मिलेगी, जिसे आपको पीडीएफ से नहीं निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उड़ान बैच में आपको सिर्फ पीडीएफ मिलती है, सीट का आपका खुद का काम है, तो सीट की ये दिक्कत आपके सामने आती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है।
मेरी बीएससी नहीं हुई है तो सर हम क्या करें। देखिए बच्चा अभी तो तैयारी कर सकते हैं, बीएससी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो फिर अगले वाले यूपीएसआई के लिए आप तैयारी जबरदस्त रहेगी आपकी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो आप बीएससी में आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात आ जाती है कि सर हम फिर उड़ान बैच ले या नहीं ले, क्योंकि हमने यूट्यूब से तो पढ़ा ही है और आप बहुत सारी चीज़ें दे रही है। अब आज जैसे कि आपको बताते हैं डिजिटल सम वाली क्लास थी और कल आपकी लास्ट डेमो थी, जो इसके बाद में कोई भी डेमो आपकी अब नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई हमें उड़ान से चलिए, तो मैं बात कर रहा था यूपीएसआई की स्ट्रेटेजी के बारे में, यूपीएसआई के बारे में कि यूपीएसआई के लिए अब हम क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई जिसने उड़ान बैच नहीं लिया है, मेरी पहली बार एप्लीकेशन पे कोई क्लास हो रही है और आपने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा है और आपको पता है कि मैं कितना कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर भी दिया है। तो जिस बच्चे ने नोट्स बना लिए हैं और उसको लगता है कि भाई देखो मैं अपने से कर सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने जितने तरीके थे वो सब कुछ आपको बताए हैं। अब आपके पास में एक तरीका है कि आप लोग क्या करें, आप लास्ट 5 इयर्स के एसएससी के क्वेश्चन निकालें, जितने भी आपके चैप्टर आते हैं प्री मेंस के सारे क्वेश्चन करें। अब आप पूछेंगे सर बुक कौन सी ले, ये क्या करे, ऐसे कैसे कहाँ कहाँ से करे, तो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो मैं कहूँगा भाई आप बुक भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं भी पता है, तो केवल मैथ के लिए आप बुक खरीदेंगे तो वो भी 400-500 रुपये से कम नहीं आएगी। तो उड़ान बैच एक ऐसा बैच है जिसमें आपको हर एक टीचर मिल रहा है जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं, पहली बात। और अपने तरफ से जितना भी कंटेंट लेटेस्ट बन सकता है, जितने भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन होंगे वे सारे मैं आपको एक ही जगह दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ? उड़ान बैच में। सिंगम बैच में और उड़ान बैच में यही फर्क है कि आप ऑफलाइन आके पढ़ेंगे, सामने से डाउट पूछ सकते हैं, चीज़ें एकदम फिजिकली आप प्रेजेंस रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साथ में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सीट आपको मिलेगी हर दिन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो मैं सामने रहूंगा, डाउट को सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे अगर आपको डाउट बनती भी है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी कोई भी हेल्प वहाँ पे डाउट की नहीं हो पाएगी। बस आपको यह है कि हर दिन पीडीएफ मिल जाएगी। 1499 कॉस्ट है वहाँ पे, उसकी 15,000 कॉस्ट है सिंगम बैच की। तो इतना डिफरेंस जो आता है तो सीट की वजह से आता है, एक आप फिजिकल प्रेजेंस रहेंगे वहाँ पे तो सारी चीज़ें मतलब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तो चीज़ें पूछ पाएंगे। अब सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी यूपीएसआई के अंदर, कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कभी यूपी का कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। उससे पहले 2016 से पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम यूपी वाला एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैं पहले बैंकिंग की तैयारी करता था, उसके बाद में मैंने एसएससी की ओर तैयारी करना शुरू किया। अभी एसएससी देखता हूँ, बैंकिंग मुझसे नहीं बन रही है, क्योंकि मैं जब आपकी तरह था तो मैं उस टाइम पे मतलब आपसे भी कमजोरी था पढ़ने में। जो मुझे तरीके आते थे फॉर्मूले वगैरह तो उससे मैं क्वेश्चन करता था और वो मुझसे नहीं बन पाते थे, तो मैं एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़े नंबर से रह जाता था। लेकिन 2016 में मैंने जो अपने आप को देखा कि भाई मेरा कहीं ना कहीं क्या रीज़न है कि मैं अपना मतलब 100% नहीं दे पाता हूँ एग्ज़ाम में, मेरा सिलेक्शन क्यों रह जाता है हर बार। जैसे आप में से किसी का कल यूपी जेल वार्डर में रहा होगा। तो देखिए आप एक स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं एग्जाम में। अभी तक क्या सोचते होंगे कि भाई मैथ में मुझे जितने क्वेश्चन आते हैं मैं लगभग बना लूंगा, जीके में हर दिन पढ़ता हूँ तो जीके साइंस से मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा, रीजनिंग सबकी ऐसी होती है एवरेज तो मैं रीजनिंग को कर लूंगा। ऐसे करके जब आप स्ट्रेटजी के साथ उतरते हैं तो आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से रह जाता है और कई बार नंबर आ भी जाता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ में आपका नंबर नहीं बन पाता है। ये रीजन यही है कि आपने एक सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैथ हो गया, जैसे कि रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, अगर एसएससी की बात करें, वहीं पे यूपी की बात करें तो आपकी हिंदी आ जाती है, साइंस वगैरह आ जाती है आपकी। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है तो फिर आपके सामने किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने मैथ को अच्छे से पढ़ लिया है और आपको पता है कि भाई मैथ के सारे क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने मैथ को मैथ के तरीके से नहीं सिर्फ एग्जाम के हिसाब से पढ़ा, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे रो रहे थे कि भाई सर हमारा तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ आया और हमसे बन नहीं पाए, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उसका आसान लेवल था तो क्वेश्चन अगले वाले नहीं बने। आप लेवल के हिसाब से तैयारी करते हैं, आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी करते हैं, आप कांस्टेबल का एग्जाम तो कांस्टेबल का ही पढ़ेंगे। एक बार पढ़िए, आपको मैथ आ जानी चाहिए तो फिर आपको किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मैथ आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने रीजनिंग एक बार अच्छे से पढ़ ली तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसी तरीके से साइंस पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएसआई वाले 2011 वाले बैच के जो आपके जो कर रहे हैं अभी एसआई सेलेक्टेड है,
वो इसी वजह से क्योंकि उनका एग्जाम इतना आसान था, और यूपीएसआई 2017 वालों का जिसका एग्जाम 2017 में हुआ है वो बहुत ही अच्छे लेवल का था। इसका रीजन यही था, ना सिलेक्शन होने की वजह सिर्फ यही थी, जिसने 2011 को लेकर बेस तैयारी की उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसने 2017 को बेस मानकर मतलब मैथ को मैथ समझकर, रीजनिंग को रीजनिंग समझकर पढ़ा, उसका सिलेक्शन हो गया। और मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि अगर मैं एसएससी की तैयारी ना की होती तो मैं मैथ को नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने सीजीएल प्री मेंस और सीपीओ की अगर बात करें, सीपीओ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको भी मैंने क्लियर किया था, फिजिकल में जाके मेरा थोड़ा सा हो गया था, बाकी मैथ इंग्लिश मेरी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम पे। और एक सीपीओ की एग्ज़ाम की नहीं है, 2017 में आपको पता है एसआई के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है, एसआई मेरा सेलेक्टेड है, और मैंने सीजीएल भी दिया था प्री मेंस। मेंस वाले दिन मेरे सिस्टर की शादी थी, तो उस टाइम पे 15-20 दिन मैं बिल्कुल डिस्टर्ब रहा, हालांकि उसमें प्री की वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया सीजीएल मेंस के अगर फाइनल की बात करें, क्योंकि मेंस में नंबर ठीक थे लेकिन प्री में मेरे नंबर कम थे। उस टाइम पे मैं तैयारी में था और तब मैंने एग्ज़ाम निकाला था। उसी तरीके से मैंने फिर बाद में भी बहुत सारे एग्ज़ाम, अगर बात करें 2017 के बाद मैंने कोई एग्ज़ाम वैसे दिया नहीं, 2016 से 17 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम दिए मैंने मतलब क्लियर किए वो इसी बेस पे, क्योंकि मैथ अच्छी हो गई, रीजनिंग अच्छी हो गई। हिंदी और जीके मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, यूपीएसआई के बारे में आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं आती थी, एक हफ्ता बचा हुआ था एग्जाम में, और मैंने ये सोचा कि भाई मैं अब किस तरीके से पढूं, क्योंकि मुझे हिंदी का कोई आइडिया नहीं है। हालांकि मेरा बैकग्राउंड क्या था, यूपी बोर्ड था, जिससे मुझे हिंदी से मैं कनेक्टेड था। आप में से सीबीएसई बोर्ड वाले हो सकते हैं जी। सर हम सिर्फ यूपीएसआई के लिए बने हैं, बिल्कुल यूपीएसआई की ही तैयारी के बारे में मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको कि मेरे सामने क्या क्या दिक्कतें हुई, शुरू से मैं कैसा था। आप भी महसूस करते होंगे अपने आप को कमजोर फील करते होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की। मेरी मैथ और रीजनिंग इसी वजह से अच्छी थी क्योंकि मैंने सीपीओ सीजीएल वगैरह की तैयारी की थी, और इससे बहुत सारे चैप्टर जुड़े हुए थे, सारे के सारे लगभग चैप्टर जुड़े हुए थे, कुछ चैप्टर को छोड़कर, जैसे रेंज मीन मोड मीडियन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैं कर पाया क्योंकि मेरे एग्जाम में हालांकि आया नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैंने बैंकिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में इसलिए कर पाया क्योंकि बैंकिंग में मैंने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन निकाले थे, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। जो मेरा बैंकिंग का पार्ट था वो मुझे यूपीएसआई में हेल्प कर गया, क्योंकि मैंने इनपुट आउटपुट बैंकिंग में पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन जैसे क्वेश्चन मैंने किए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा कहीं ना कहीं काम आता है, ये मैंने देखा अपने यूपीएसआई के एग्जाम में। तो यही चीज़ है। फिर मेरे को हिंदी और जीके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई एक हफ्ते के अंदर मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मार्केट में कोई बुक ऐसी है नहीं जिसको मैं पढ़ पाऊं और उससे सिलेक्शन ले पाऊं। और विश्वास मानिए आज भी ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो और एक ही किताब को आपको पढ़ के कोई सिलेक्शन आपको यूपीएसआई में दिला देगा, ऐसी कोई भी बुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, मैथ आती हो, रीजनिंग आती हो, जीके साइंस वगैरह आप मूल विधि, आपके जितने भी एक्ट है, जितने भी आपकी आईपीसी और आपके अनुच्छेद वगैरह, पॉलिटी की अगर बात करता हूँ, ये सारी चीजें आप कर लेते हैं। करंट के 5-6 क्वेश्चन आपके पक्के मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका आता है जो आपका सिग्नल वाले जो होते हैं आपके रोड पे, है ना, वो क्वेश्चन एक आ जाता है उसमें। तो कुछ क्वेश्चनों के साथ मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मैंने 15-20 क्वेश्चन इस तरीके से कहीं से मैंने निकाल लिए तो मेरा लगभग जीके वाला पोर्शन मेरा क्या होगा, उसमें मैं पास हो जाऊंगा। सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे चुन के कि भाई मैं इसमें 20 लेके आ जाऊं, बाकी 20 क्वेश्चन होंगे उसमें मैं तुक्का भी लगा सकता हूं। तो मेरा फाइनली मुझे ये था कि भाई मैथ में 100% मारूंगा, रीजनिंग में 100% करूंगा, और हिंदी में भी अगर मैं कर पाया तो पूरे का पूरा मैं पेपर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसी स्ट्रेटेजी से मैंने काम किया। और मुझे जीके में मैं बात करूं कि मुझे 17 से 18 क्वेश्चन ही आ रहे थे पूरे 40 में से, और पास किस पे होता था, 20 पे। तो कुल मिला के 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मुझे आंसर पता था। जीके की बात कर रहा हूँ, और यही एक पोर्शन ऐसा था जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी और कोई आइडिया ही नहीं था कहाँ से मूल विधि पढ़े कहाँ से, क्योंकि अब तो सर आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तब तो मैंने नेट से, विकिपीडिया से, यूट्यूब से, जहाँ से जो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती रही, ऐसे ऐसे करके मैंने गूगल सर्च करके कि भाई आईपीसी धाराएं कहाँ से कहाँ तक होती है। अब धारा में भी मुझे नहीं कोई आइडिया था कि कितना मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही मैंने विकिपीडिया जहाँ जहाँ से भी मुझे कुछ भी मिला मैंने इस तरीके से पढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी को मात्र 7 दिन में इतना बेस्ट मैंने किया, मतलब मेरे नोट्स आज भी बने हुए हैं, बहुत ही तगड़े हैं।
मतलब चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा कि सिलेबस में पढ़ता ना तो कभी हिंदी मुझसे आती ही नहीं। मतलब मैंने उसको एक ट्रिकी तरीके से बनाया, कुछ अलग ही बनाया, वो जो मेरा अपना अलग ही तरीका रहा हिंदी में, और हिंदी में मेरा बेस्ट था अपने हिसाब से। और मेरे 33 क्वेश्चन ठीक है हिंदी में 40 में से, ये करके। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी ये थी। आपका सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से होता है। देखिए आपको अगर मैथ भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, हिंदी और जीएस भी आती है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। रीजन क्या है, आपने एग्जाम में सबसे पहले कौन से पोर्शन को उठाया है। एग्जाम में बैठे आपने पता चला कि भाई मैथ को आपने सबसे पहले ले लिया, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो आपको आते हैं लेकिन आपको टाइम लग रहा है, फिर भी आप उसे जबरदस्ती किए जा रहे हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे बच्चे उतरेंगे तो रीजनिंग को सबसे पहले करेंगे, रीजनिंग आसान मानते हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लेकर बैठ जाते हैं, फिर समय वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, और मैंने लिख लिया था कि भाई मैं हिंदी करूंगा, तो हिंदी के सामने लिखा था कि मुझे 15 से 20 मिनट में हिंदी करनी है। फिर मैंने लिखा जीके साइंस वाले पोर्शन पे जाऊंगा इसके बाद, और मुझे इसमें 15 से 20 मिनट देनी है। मतलब 40 से 45 मिनट में मैंने हिंदी और जीके पूरी कर ली थी। उसमें आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। भाई आपको हिंदी का कोई क्वेश्चन आता, जीके साइंस वाले पोर्शन पे जाऊंगा इसके बाद, और मुझे इसमें 15 से 20 मिनट देनी है। मतलब 40 से 45 मिनट में मैंने हिंदी और जीके पूरी कर ली थी। उसमें आइंस्टीन बनने की जरूरत नहीं है। भाई आपको हिंदी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई फॉर्मूला थोड़ा ही ना है, आता है तो आता है। जी के साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन मैंने इसी तरीके से मैंने कहा कि भाई देखो छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। इसलिए मैंने हिंदी को कंप्लीट किया, जीके को पूरा कंप्लीट किया। तब मुझे लगा कि 40 मिनट में मेरा आधा पेपर सोल्व हो चुका है। फिर मैंने सीधे सीधे रीजनिंग में गया, और रीजनिंग में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे बस वही मैंने किया। सबसे पहले 20 क्वेश्चन ठीक किया। क्या किया, सिर्फ मैंने पहले 20 क्वेश्चन ठीक करने की सोचा, और मैंने देखा कि मेरे 20 से 30 क्वेश्चन उसमें लगभग ठीक हो गए। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे, एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत तगड़े आते हैं यूपीएसआई में। इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन भी मैंने उस टाइम पे नहीं, मैंने उसको सबसे पहले सोल्व नहीं किया। जब मैंने पूरे का पूरा पेपर सोल्व कर लिया तब मैंने इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन उठाए। उसके बाद मैं सीधे मैथ में गया। मैंने देखा 20-25 मिनट में मैंने 20 से 25 मिनट में मैंने 20 से 25 ही सवाल कर दिए थे बिना पेन चलाए, एक एक क्वेश्चन मैथ वाला। फिर मेरे पास में समय ऐसा बचा हुआ था, कम से कम 40 मिनट का समय बचा हुआ था। और मेरे पास मैथ के क्वेश्चन बचे थे, और रीजनिंग के 5-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़े हुए थे। मतलब कुल मिला के 40 मिनट में मुझे 15 से 20 क्वेश्चन करने थे, जिसमें मैथ के भी थे। मैथ का पूरा क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में खत्म हो गया। मैथ बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि आज का पेपर मेरे लिए बना हुआ है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैथ की तैयारी थी। हिंदी बहुत आसान। हाँ, तो दोस्तों फिर यही था कि इसके बाद में मैंने हिंदी को अच्छे से किया। फिर मैंने इसके बाद में फिर मैंने जीके साइंस में 18 क्वेश्चन आते थे। इसके बाद में 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने कोई मतलब इसमें सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि भाई मुझे 20 क्वेश्चन ठीक करने जरूरी है, तो मैंने उससे काम किया। और मैंने बाकी के क्वेश्चन भी 22 में से, मतलब उसमें मेरे बताऊं तो 3 से 4 ही क्वेश्चन ठीक हो पाए 22 तुक्के में से, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेट थे। जबरदस्त आई हुई थी। मैं आपकी बात करूँ तो यूपीएससी का पेपर बहुत ही तगड़ा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैथ में अच्छा, रीजनिंग में मेरा अच्छा रहा, और हिंदी में मेरा बहुत तगड़ा रहा। तो इसी की वजह से मेरे एक अच्छे मतलब नंबर बने, मार्क्स अच्छे बन पाए। जीके मेरा पोर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन उस टाइम पे कोई आइडिया भी नहीं था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की चीज़ें आती है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी से किसी एग्जाम में उतरते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे ये वाला पोर्शन उठाना है, मुझे हिंदी उठानी है, कोई दिमाग में और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि मुझे अब जीके उठा लेनी चाहिए, नहीं। आप पेपर से 10 मिनट पहले बिल्कुल दिमाग को शांत करके बैठिए कि भाई मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट किस किस पोर्शन को कितना समय देना है। हिंदी के सामने लिख लेना कि 15-20 मिनट देनी है मुझे, जीके के सामने मुझे 15-20 मिनट देनी है। 40 मिनट यहाँ पे हो गए, बाकी के 40 मिनट, 30 मिनट जितना भी रीजनिंग को दे सकते हैं, मैथ को, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो अपने टाइम को डिवाइड करिए, ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके टाइम की बाउंडेशन आपको पहले से पता हो कि भाई मुझे 15-20 मिनट लग गया, तो इससे ज्यादा समय मुझे नहीं देना है। और ये चीजें एक्सपीरियंस से आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इस तरीके से चीजें आएगी।
कई बार आपकी तैयारी होने के बाद भी आपका नंबर नहीं आता, ये रीजन यही है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। एग्जाम में बैठ के आप किसी पोर्शन में बैठ जाते तो आप उसको एक ईगो की तरह ले लेते हैं क्वेश्चन को, और आप उस पर लगे रहते हैं, फिर आपका एग्जाम नहीं निकलता। आप विश्वास मानिए कि एक क्वेश्चन भी 2.5 नंबर का है, और चाहे वो आसान हो चाहे वो हार्ड हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस हार्ड वाले क्वेश्चन को ही करना है, आसान क्वेश्चन पीछे मिल सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहले आसान क्वेश्चन चूज करें, वे क्वेश्चन करते जाइए। कैलकुलेटिव जरा सा भी हो, पेन चलाना पड़े, बिल्कुल मत करिए। पेन चलाने वाला क्वेश्चन शुरू में करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन सोच के हो रहा है वही करना। फिर आप जब सारे पोर्शन से आ जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लग रहा था वो क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, कई बार आप क्वेश्चन करते हैं लेकिन आपसे उस टाइम पे नहीं होता, लेकिन जब आप थोड़े समय के बाद उस चीज को करते हैं तो आप एक अलग थॉट्स के साथ में रहते हैं, और आपका दिमाग कहीं ना कहीं उस चीज को कैलकुलेट करता रहता है, तो अपने आप ही आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें, अगर आपको कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगता है तो आप उसे उस टाइम पे छोड़ देना। सर यूपीएसआई में इस बार गरीबों वाला तरीका जिंदाबाद रहेगा गुरुदेव। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार यही कह रहे हैं, सर यूट्यूब पे कंप्लीट करा दीजिए, और हम उड़ान बैच नहीं ले रहे, हमने पहले से बहुत बैच लिया है। मैंने आपको कई बार बोला था, कितनी बार मैंने बोला कि मेरा आज तक एप्लीकेशन पे कोई पेड कोर्स नहीं आया, और जब मैं एप्लीकेशन पे कराऊंगा तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगा, इतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उन्हीं को 2-3 बार लगा लेना। आपका एग्जाम ना निकला तो बताना। आपको हर दिन देख रहे होंगे, नई नई चीजें बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने कितना दिया है, उसके बाद भी मैं आपको एक नई नई चीजें निकाल के दे रहा हूँ कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। और डिजिटल सम देख लेना, यूट्यूब पे सर्च मार लेना, कहीं भी आपको इस तरीके का डिजिटल सम आपको कहीं मिल जाए। डिजिटल डिफरेंस बताया मैंने, आज तक डिजिटल सम ही बताते आ रहे हैं सब। मैंने क्या बताया? डिजिटल डिफरेंस, एक अलग ही तरीका बताया। पूरी यूट्यूब पे, पूरी गूगल पे सर्च मारने, अगर कहीं आपको मिल जाए तो बता देना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जितना यूट्यूब पे दिया है ना, इतना कोई बता नहीं रहा है, और उसका भी 70% अभी दिया है मैंने, अभी 30% और बचा, जो यूट्यूब पे हटके कहाँ दूंगा, एप्लीकेशन पे, उसमें भी बचा लूंगा। फिर अपना स्पेशल बैच भी लाऊंगा एक मैथ का। तो मतलब टेंशन नहीं रहनी है कुछ भी। सर इस बार के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए, अभी से स्कोर के बारे में बात करें, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि भाई कंपटीशन पहले जितना था उसका 3 से 4 गुना है, और इस कंपटीशन में भी वो सारे बच्चे हैं जो पहले चीजों को मतलब या तो कर चुके हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, और उनको इस बार का आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का लेवल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कांस्टेबल के साथ में आपकी लड़ाई है। बहुत सारे तो कांस्टेबल है ऑलरेडी जो जॉब पे है, उनको आईपीसी ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने की, ये सारी चीजें तो उनको पहले से पता है, बस उनको मैथ रीजनिंग पढ़नी है। सर परिवर्तन बैच में पेड लिया है, अब पैसे नहीं है, उसी से हो जाएगा क्या? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आपका किससे हो जाएगा किससे नहीं हो जाएगा, वो तो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। भाई आपने नोट्स बनाए हैं, आप एक काम करिए ना, मुझे नहीं पता परिवर्तन में क्या हुआ है, मुझे नहीं पता कि निश्चय में क्या हुआ है, मुझे नहीं पता बाकी जगह क्या किया आपने, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे मैंने क्या करा है, आपने किसी और से क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने किया है, नोट्स तो बनाए हैं, आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन निकाल लो, अगर आप और बेस्ट देना चाहते हैं मैथ के लिए। नहीं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने तैयारी कर ली है सर, मैंने परिवर्तन लिया था, मैंने निश्चय लिया था, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, आप कोई 5 क्वेश्चन सेट लगाना। कौन से 5 पेपर लगाना यूपीएसआई 2017 के। अगर आपको ऐसा लग जाए कि 5 पेपर सेट में मेरा 400 में से 300 प्लस बन जा रहा है, तो ये समझ लेना कि इस बार यूपीएसआई में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 300 नहीं बन पा रहा है तो समझ लेना कि फिर आपसे बन नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी अच्छा रहेगा, कंपटीशन भी। 300 सेफ स्कोर है, 300 कम से कम चाहिए इस बार। कितना चाहिए? 300 कम से कम। सर मैंने उड़ान बैच लिया है। ओके, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, आपने उड़ान बैच लिया। मैं यही कह रहा हूँ भाई, आपने अभी तक नहीं लिया। भाई आप ये बताइए, आप मार्केट से कोई बुक खरीदते हैं, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ लेना, आपको मैथ की फीस भी 500 रुपए से कम नहीं मिलेगी। एक महीने की फीस 500 रुपए से कम नहीं, तो 3 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाएगी, 5 महीने लगेंगे, और आपको यहाँ सारी चीजें मिल रही है, सारी की सारी चीजें, इनसे बाहर कुछ नहीं है। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया ना, ना मैथ दोबारा पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से, ना हिंदी और ना मूल विधि, ना इस तरह की कोई भी चीजें। नोट्स बना लेना। सर मैं उड़ान बैच ले लियो, बहुत सारे जिसने नहीं लिया है, और मैं तो कहूंगा कि उड़ान बैच, देखिए जिस दिन एग्जाम होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएसआई के लिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अगर कोई ये कह दे ना कि भाई साहब 15 लाख में सिलेक्शन दिला रहे हैं, तो तुम 15 नहीं 20 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसी जॉब है एसआई की।
और तुम ही जोन से कह रहे हो 1500 रुपये नहीं हो पा रहे, ये 20 लाख रुपए उस पे से ला के दे देंगे, चाहे उसको कर्ज उठाना पड़ जाओ, लोन लेना पड़ जाओ। ऐसे ऐसे भी देखे हैं नमूने मैंने, जिनके पास कुछ नहीं होता है। और मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के लिए आपके पास 1500 रुपये नहीं है, आपके पास 15,000 रुपये मोबाइल मिल जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ पहली बार उड़ान बैच लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ही ऐसा है कि मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ पिछली 2 साल में। सर यूपीएसआई उड़ान में क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? यार ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बंदा भी मुझे पसंद आया। पिछली 10 दिन से क्लास चल रही है, बंदा पूछ रहा है कब से क्लास शुरू हो रही है। पिछले 10 दिन से क्लास चल रही है, जिस दिन से यूपीएसआई का एग्जाम आया है, बल्कि एक हफ्ता तो एकदम कंटिन्यू चला गया, और एक हफ्ते से ज्यादा मैं रात वाली क्लास ले रहा हूँ जो उड़ान बैच के लिए थी। एक हफ्ते की क्लासेस आपकी छूट चुकी है, अगर आपने अभी भी नहीं लिया ना तो मतलब फिर आप देख लेना अपना हिसाब। सर आपके जीएस में कितने क्वेश्चन ठीक थे? 22 क्वेश्चन ठीक थे, उसमें से क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। 22 क्वेश्चन ठीक थे, अब उसमें से नॉर्मलाइजेशन से उन्होंने नंबर काट लिए ले दे के। सर और बताइए सर यूपीएसआई उड़ान में क्लास कब से? अब ये मैंने बता दिया ना, यूपीएसआई में क्लासेस आपकी एक हफ्ता हो गया है क्लास शुरू हुए, ठीक है जी सर। फालतू खच्चड़ के लेंगे, बट 1500 रुपये पढ़ने के लिए नहीं है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अरे मैं कहता हूँ ना जॉब इतनी छोटी नहीं है, आपको 1500 रुपये भी महंगे लग रहे हैं। ग्रेजुएशन पे भरा जाता है ये फॉर्म, एसआई की एग्जाम की और कांस्टेबल के एग्जाम की। आप देखिए कांस्टेबल का आपने तैयारी करके देखो किसी ऑफलाइन में, और आप उसे ये कह देना कि मैं 1500 रुपये दे रहा हूँ तुम्हें और तुम मुझे कांस्टेबल की तैयारी करा दो, वो तुम्हें ना उसकी वो जो कहते हैं ना, वे जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, जो सड़क पे जो होते हैं, जो ये झाड़ू वाड़ू जो लगाते रहते हैं, नाले वाले से ये जो चीजें निकालते रहते हैं, होते हैं, इनका नाम भूल गया मैं, इनके लिए भी 1500 रुपये नहीं देगा। आई थी इनकी भी वैकेंसी, और तुम एसआई की बात कर रहे हो। हाँ सर निश्चय निश्चय बैच लिया था, क्लास प्राइवेट तो नहीं होगी अभी, तो क्लास प्राइवेट नहीं होगी। भाई मैं ये कह रहा हूँ तुमने कोई सा भी बैच लिया था, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि 1500 रुपये किसी को बाद में दे देना, लेकिन अभी 1500 रुपये वाला ये उड़ान बैच ले लेना। फिर मुझे ये मत कहना कि सर मैंने इस तरीके से किया था, आखिरी मौका है। आप किस तरीके से करते हैं वो आपके ऊपर है, या तो आप लास्ट 5 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट निकाल लो, जिसने किसी और टीचर से पढ़ा है वो अपना एक काम करो, अपने 5 सेट निकाल लो यूपीएसआई 2017 वाले। अगर तुम्हें 5 में ही 300 से प्लस आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह का लेवल क्वेश्चनों का मैंने पढ़ा है, जिसने मुझे पढ़ाया है क्या वो लेवल में था, ये देख लेना। सर जी घर पर नेट नहीं चलता है, शाम को जो आपसे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है क्या इसको मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे दिया है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर आपकी ही वो है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। लेकिन अगर आप उड़ान बैच ले लेते हैं तो प्रैक्टिस के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा भी मुझे कह रहा था सर जीके के लिए कौन सी बुक ले, अगर मुझे पता होता तो मैं यूपीएसआई 2017 में सबसे पहले जीके ही ना पढ़ लेता। कोई बुक नहीं है मार्केट में, मार्केट में जो बुक निकल रही है उनको खुद नहीं पता है कि कितना आने वाला है, वे तो सिर्फ पिछले वाले के कुछ क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, जितना उनको आता है उतने वे डाल देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको सिर्फ यूपीएसआई के लिए बनी हो और आप उसको उसको पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ आ जानी, रीजनिंग आ जानी, हिंदी आ जानी, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब सिर्फ किसी बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें तैयार होनी जरूरी है, क्योंकि लेवल बदल रहा है, हर बार क्वेश्चन होगा। तो किताब तो जो पढ़ी है वो तो आप 1999 वाली पढ़ लेते हैं, अगर उसी को पढ़ लेते आज सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। किताबें तो गई, मतलब आपको चीजें आनी चाहिए, और नए क्वेश्चनों से अपडेट रहना चाहिए, आपको नए नए क्वेश्चनों से क्या रहना चाहिए, अपडेट। हाँ सर जीएस पोर्शन में नहीं, मैं क्या पढ़ पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। यही चीजें मेरे सामने भी दिक्कत आई थी कि भाई मैं कैसे कैसे पढ़ूं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने 20-22 क्वेश्चन मैंने देख लिए थे कि भाई ये तो पक्का पक्का आते हैं, जैसे 5-6 से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर आपकी मूल विधि से, धारा से, हालांकि धारा से कोई क्वेश्चन मेरे में आया ही नहीं, अजीब के क्वेश्चन थे, अजीब ही क्वेश्चन थे, कोई धारा का सीधा क्वेश्चन ही नहीं था।
अजीब क्वेश्चन थे। और जैसे सिग्नल वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाए, जैसे मूल विधि से क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से मैंने मतलब कुछ कुछ पोर्शन जो मुझे लगता था कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने 15-20 क्वेश्चन का बस सिर्फ इतना ही कर पाया था मैं जीके का। 7 दिन में इससे ज्यादा मुझे कर नहीं, मैं कर ही क्या सकता था बताओ। कितनी मैं हिस्ट्री पढ़ सकता था, हिस्ट्री बहुत सारी है मतलब पढ़ने के लिए। अगर मैं बात करता भाई वहां पे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता यूपीएसआई में, ये सारी चीजें थी। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी लोग अपना 100% देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप उड़ान बैच जरूर ले लेना। अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं तो मैं मुखर्जी नगर में पिछले 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ लगभग। और ऑफलाइन का मजा बस यही है कि आप हर एक चीज को फिजिकली प्रेजेंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं। सीट मिलेगी तो मैं एक एक क्वेश्चन को निकलवाऊंगा। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप डाउट नहीं पूछ सकते, क्योंकि इतने सारे कमेंट रहेंगे, मैं किसकी डाउट देखूंगा। बस आपको वहां पे क्लास को रिवाइंड करके देख सकते हैं, साथ में आप पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। उसमें मेहनत आपकी है, कंटेंट सारा दिया जाएगा, मेहनत आपकी है। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, अगर आप सिंघम बैच लेने मुखर्जी नगर आ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे यह है कि मैं सारी चीजों को फिर मैं एक एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से बताता रहता हूँ। अगर किसी बच्चे को डाउट आती है तो मैं क्वेश्चनों को फिर कराता हूँ, और सीट आपको मिल जाती है। फिर आप उसे अपने घर पे जाके भी लगा सकते हैं, सुबह आके फिर आप पूछ सकते हैं सर जी सेक्शन फर्स्ट में ही बहुत डर लगता है। ओके, तो देखिए एक स्ट्रेटेजी के साथ उतरना एग्जाम में, सबसे पहले हिंदी करनी है, उसके बाद जी के साइंस वगैरह का पोर्शन उठाएंगे, उसके बाद रीजनिंग के वही क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, फिर सीधे मैथ में जाइए और मैथ के क्वेश्चन लगा लेना जो आपको सबसे पहले बन जाए, क्योंकि सेफ स्कोर सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि आप 20-20 क्वेश्चन सभी में ठीक कर लें। जब आप 20-20 क्वेश्चन में हिंदी और जीके के बाद में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी जीके में कुछ नहीं छोड़ना है आपको, निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन मत छोड़ देना। छोड़ना तो मैथ रीजनिंग में भी नहीं है, लेकिन बात ये कि समय नहीं मिलेगा, फिर आप छोड़ने के चक्कर में, ना छोड़ने के चक्कर में आप पूरा समय मैथ रीजनिंग में ही दे देंगे। तो आपको ये करना है, सबसे पहले हिंदी और जीके में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं। आपको आता है नहीं आता है, लेकिन ये देख लेना कि मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, टाइम को डिवाइड कर लेना। 20-20 मिनट हिंदी और जीके साइंस के लिए, मतलब 40 मिनट में खत्म। बाकी की 80 मिनट किस में रखेंगे, 40-40 मिनट करके आप मैथ और रीजनिंग को देना, और सबसे पहले वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं। जब आप सेफ स्कोर कर जाएंगे तो आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वो वाले क्वेश्चन भी अपने आप ही बनने लगेंगे। तुक्के मार सकते, मैं कह रहा हूं, अगर मान लो आपके 15 क्वेश्चन ठीक है और आप कह रहे हैं कि सर सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो 25 क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊं, ये बात कौन सी सही है भाई। जब तुम्हारे 15 क्वेश्चन ठीक है तो 25 क्वेश्चन भी मार के आइए, चाहे निगेटिव मार्किंग हो, समझ रहे हो, चाहे निगेटिव मार्किंग भी हो। जब आपका 15 क्वेश्चन कर लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो 25 में भी तुक्का मार लो, क्या ही दिक्कत है। मैं तो ये कहूंगा कि तैयारी आप सब्जेक्ट के हिसाब से करिए, सब्जेक्ट के हिसाब से तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ आ गई तो मैथ फिर कंप्लीट ही आ गई, रीजनिंग है तो रीजनिंग आ गई, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे बाकी से भी नहीं बनेंगे। ठीक है सर, दिल्ली नहीं आ सकते सर, नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, उड़ान बैच ले लीजिए 1500 रुपये वाला, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। और YouTube से जो बच्चा पढ़ रहा है मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये कर लेना कि लास्ट 5 ईयर्स के एसएससी के क्वेश्चन जहां से भी आपको मिले नए वाले क्वेश्चन निकाल लेना। जैसे आईबी का एग्जाम हुआ था वे निकाल लो, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था वो भी निकाल लो, सीजीएल सीपीओ प्रीवियंस 2020-21, और आपका जो इससे पहले हुआ था 19 में हुआ था, 18 में हुआ था, 2020 में हुआ था, ये सारी चीजें निकाल लेना। अब ये पूछना मत कि कौन सी किताब से कहां से निकाले, जहां से प्रीवियस ईयर मिल जाए निकाल लेना। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते तो फिर उड़ान बैच ले लेना, क्योंकि उड़ान बैच में आपको कुछ भी कहीं अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन को 3 बार निकालो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सारे आ जाएंगे चीजें। उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। सर मैथ्स में, मैथ्स के कितने सेट है प्रीवियस जितनी शिफ्ट हुई है यार उतने ही सेट है मैथ में। सर जी तुक्का ठीक 25%, 25%, हम लोग पास हो जाना है भाई साहब, पास हो जाना है तुम्हें, तुक्के उक्के के चक्कर में मत पड़ना। वैसे मैं कह रहा हूँ एक बार अच्छे से चीजें कर लो, तुक्के के चक्कर में नहीं पड़ना है। आखिरी मौका है भाई अपनी तरफ से कुछ भी, अगर मान लो किसी से पैसे लेने भी पड़े ना, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो भाई आज तुम पढ़ रहे हो, तुम किसी से पैसे लेके पढ़ रहे हो तो उस चीज का आपके ऊपर दबाव होगा। ये तो सही बात है कि आपके पास में उस चीज के लिए पैसे नहीं है, अगर पैसे होते ना तो आप उसकी कदर नहीं करते।
जैसे मैं आज यूट्यूब पे फ्री में डिजिटल सम पढ़ा के आया हूँ, अगर उसी चीज को मैं 10-15 हज़ार रुपये में देके आता कि भाई मैंने कुछ एक ऐसी चीज निकाली है जो डिजिटल सम से अलग है, डिजिटल डिफरेंस है, जो हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, तगड़ा तरीका है, तो वही पैसे में खरीद के उस चीज को समझ रहे होते हैं, लेकिन उसकी कदर नहीं करते ना जो चीज फ्री में मिलती है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1500 रुपये है और वो आपके पास है तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे, आप ले लेंगे पैसे, लेकिन आप परेशान से रहेंगे, अरे ले तो लिया है। लेकिन अगर आपने किसी से पैसे लेकर किया तो आपको उसकी अहमियत पता होगी, आपको उसकी मतलब आप समझेंगे कि मैंने किसी से पैसा लिया तो इसको मतलब कितने सीरियस लेना है हर एक चीज को, तो कदर तभी कर पाएंगे, तब आपको उसकी मतलब वैल्यू पता हो कि भाई साहब मैंने किसी से पैसा लिया, उसको चुकाना भी पड़ेगा। और मैं कहता हूँ भाई पढ़ाई के लिए अगर आप कुछ ले भी रहे हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने हिसाब से मैं जितना कर पाता हूँ, जैसे एक बच्चे की कॉल आई थी कि सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, तो 1000 रुपये में बैच उसका था, उसको दिलाया, उसका कल किया, लेकिन सब गरीब हो जाएंगे तो फिर मेरा भी काम नहीं चलेगा, मैं कब तक अपनी सैलरी में से करवाता रहूँ इधर उधर। सर भी कहते हैं क्या सब तुम सबका ठेका लेके बैठे हो, तो ऐसा नहीं करना है भाई साहब, कुछ अपने हिसाब से भी रखना है जी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है, पहले नहीं थी। नहीं है, नहीं है, मेरी लास्ट ईयर है, क्या करूं मैं, नहीं भर सकते आप, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। सही है, स्ट्रेटजी बस यही बना के चलना कि मुझे मैथ में कुछ नहीं छोड़ना, रीजनिंग में कुछ नहीं छोड़ना, 3-4 महीने जैसे सर पढ़ा रहे ना बस वो कर लेना। मैं कह रहा हूँ अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए ना तो मुझे एक बार अपने नोट्स दिखा देना और मुझे कह देना कि सर ये क्वेश्चन आया था आपके नोट्स में नहीं मिल रहा, लेकिन एक विश्वास होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। मैथ की गारंटी लेता हूँ मैं, एक तरीके से कहते हैं ना कि सर मैथ के बारे में क्या जानते हैं, जैसे एक डॉक्टर को पता है कि भाई साहब इसकी हड्डी यहाँ से टूटी है तो कैसे जोड़ेगी, मुझे एक एक पता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा है, कहाँ से क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन कैट का है, कौन सा क्वेश्चन सीजीएल का उठा है, कौन सा क्वेश्चन यूपी का, कौन सा बैंकिंग का है, हर एक क्वेश्चन के बारे में पता है। आधों को तो ये नहीं पता कि क्वेश्चन आएंगे क्या, आधों को ये नहीं पता चैप्टर कौन से जुड़े हुए हैं, कोई 20 चैप्टर बता दे रहा है, कोई 22 चैप्टर बता दे रहा है, किसी बुक में है ही नहीं कोई भी चैप्टर वो जो आता है उसमें, तो ये सारी चीजें भाई साहब। चलिए फिर सर जी नोट्स कैसे बनाएं, देखिए जो चीजें मैं वहां पे लिखवाता हूँ सबसे पहले 15-20 मिनट में अपना पूरे चैप्टर का जो बेस होता है वो चीजें समझा देता हूँ कि इस चैप्टर से ये चीजें बनती है, नंबर सिस्टम बताया, सीधे सीधे बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल और इमेजिनरी से, इमेजिनरी में क्या चीज इमेजिनरी में आती है, रियल नंबर कैसे टूटता है, रियल नंबर आपके जितने भी नंबर आज तक हमने देखे सारे रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ देना, फिर रियल नंबर को तोड़ा, तो ऐसे एक एक चीज करके मतलब जोड़ता चला गया, एक लिंक एक कड़ी, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरा नंबर सिस्टम समझा दिया कि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। तो आप एक एक नोट्स बना लेना जो जो चीजें मैंने लिखी है, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है वीडियो डेमो वाली, सारी क्लास का स्क्रीनशॉट लगा के अपने आज ही नोट्स बना लेना, कल से उड़ान बैच अगर नहीं लिया तो ले लेना और अपनी उड़ान बैच वाले में जुड़ जाना, ठीक है, आखिरी मौका है, जैसे कर सकते तो कर लेना बच्चा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें भी, भाई साहब ऐसे सवाल मत पूछो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है 5 साल, जो ये नॉर्मलाइजेशन ना होता ना तो आज सिलेक्शन लेके सारी ड्यूटी कर रहे होते, इस नॉर्मलाइजेशन ने तो धंधा ही खराब कर रखा है सारा। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से किया इनको खुद नहीं पता क्या ही कर दिया इन्होंने, किसी में नंबर बढ़ा दिए, किसी के शिफ्ट के नंबर घटा दिए, जब नहीं समझा पाए ना परसेंटेज परसेंटाइल में घुमा दिए, तब हमेशा केस को हारते चले गए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, और चाहे आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो। और आप कह रहे हैं कि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही घर पे बैठे हैं लोग बाग। चलिए खैर सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा।